हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। कैसे आप सभी लोग? चलिए भैया जी, लास्ट क्लास में आपने तो कमाल ही कर दिया सर। आपने लास्ट 2 क्लासेस में 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। मतलब लास्ट क्लास में आपने इंडेक्स नंबर पूरा कंप्लीट करा दिया, उससे लास्ट क्लास में आपने कोरिलेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। आज क्या कराओगे? जो हमने बोला था लास्ट क्लास में कि हम शुरू करने वाले हैं अपनी स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग इन द सेंस की बिगिनिंग वाले चैप्टर्स जो हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में ना आपको मैं बताना चाहूँगा, फिर से एक बार हम जाते हैं वापस से स्टार्टिंग ऑफ दी। जब हमने स्टार्ट करा था 11th क्लास को पढ़ाना, तो मैंने उस टाइम पे बताया था, क्या बताया था भैया? सर आपने ये बताया था कि भैया 11th क्लास में, in 11th class you have 2 books. First is of statistics and second is microeconomics, right? अब भैया हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कर ली है, हर एक चैप्टर, एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हमने अब तक चैप्टर नंबर 9, 10, 12 और 13 करा है, 11 को छोड़ा है क्योंकि वो आपके सिलेबस में कट है। ठीक है, अब वो सिलेबस में कट है तो हम क्यों ही करें बेफालतू में। लेकिन जो आने वाले बैच वाले उनका तो आना होगा, अगर आना होगा तो वो सिलेबस हमें पता चल जाएगा, अगर आना होगा तो उनको करा दूंगा, वरना यही वीडियोस हमारी चल ही रही है। ठीक है ना? तो आज हमने स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 1 से 8 का स्टार्ट करना है। आज की क्लास में सारे चैप्टर्स नहीं कराने वाला। अब से आपको जैसे मैंने 12 चैप्टर एक वीडियो में कराया 1 घंटे में, वैसे ही आपका चैप्टर 1, 2, 3 जरूरी नहीं है वो 1 घंटे में ही आपका ये चल रहे हैं। हर एक चैप्टर की ना अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग कंटेंट होता है। ठीक है ना? हर एक चैप्टर की अलग अलग लेंथ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जितने टाइम में वो होएगा उतने टाइम में होएगा, लेकिन होएगा एक ही लेक्चर के अंदर, एक ही लाइव स्ट्रीम के अंदर। क्लियर है? आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है? इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। सर ये आपने पहले नहीं कराया, पहले करा देना चाहिए था, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स क्या है। लेकिन चलो कोई ना, आप करा देते हैं शुरू। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया, क्या मतलब है इसका? सबसे पहली बात, जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ जो है स्टेटस, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। जर्मन जो होते थे वो इनको बोलते थे स्टैटिस्टिक, लेकिन अब जो है हमने क्या कहा, इसको स्टैटिस्टिक्स कहा। स्टैटिस्टिक नहीं, स्टिक्स। ठीक है, ये पहले यूज किया गया था, किससे? पहली बार फर्स्ट टाइम यूज किया गया था जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था गोटफ्रीड एइचवाल्ड। ठीक है, और वो कब किया था? 1749। इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन जैसे बाउले, एजवर्थ, कार्ल पियर्सन, फिशर्स। अब आपने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा है, फिशर्स आइडियल मेथड पढ़ा है आपने इंडेक्स नंबर में, तो आपको पता है कि वो स्टैटिस्टिशियंस है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या। अगर हम लेमन्स लैंग्वेज में बात करें तो स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा या फैक्ट्स इन फिगर्स। अब टेक्निकली जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो 2 वे में हमें बताता है, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल सेंस में बताता है। स्टैटिस्टिक्स अगर हम एक सिंगुलर सेंस में पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि वेरियस टूल्स आते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के। स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करने के लिए वेरियस टूल्स का जो है वो यूज किया जाता है। जबकि प्लूरल सेंस क्या कहता है, ये क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिंगुलर मतलब कि आपको एक डेटा दे दिया, आपको एक लाइन दे दी, वो सब कुछ हो गया स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। लेकिन अगर उसी को ही मैंने कहा कि 80% है या 80 सेंटीमीटर है या 80 मार्क्स हैं या कुछ भी दे दिया मैंने, तो वो क्या आ गया? मेरा एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट आ गई, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, अभी आता है बेसिक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अब ये चीज़ जो अब यहाँ पे आएगा ना आपका थोड़ा बहुत, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हो, तो मैं उसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाने वाला, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब भैया हमें इकोनॉमिक्स का मतलब पता है, इकोनॉमिक्स इज द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट कि जो हमारे इकोनॉमिक के गेन्स होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे। और वो इकोनॉमिक गेन्स क्या होते हैं? पहला कि हमें, जस्ट अ सेकेंड, सो आई वाज टेलिंग अबाउट कि जो हमारा कंज्यूमर है उसका क्या होता है, इकोनॉमिक गेन्स में हम बात करते हैं। गेन्स में कंज्यूमर का होता है कि मैक्सिमम वेल्थ, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर का होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, और सोसाइटी का वेलफेयर। ये 3 हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते थे, और वही चीज़ हमारी क्या है, इसमें इकोनॉमिक के गेन्स कवर करते हैं माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की जब हम बात करते हैं तो वो होता है माइक्रो लेवल पे हमारे गेन्स, और जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो वो आता है हमारा मैक्रो लेवल पे गेन्स। ठीक है,
अब यहाँ पर ना ये कह रहा है इकोनॉमिक्स इज नॉट वेरी ओल्ड, हाउएवर देयर इज हार्मनी और ऑन इट्स डेफिनेशन, डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैव डिफरेंट वेज। जैसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए हैं और मिसकंसेप्शंस हुई है, वेरियस डेफिनेशंस जो है वो दी गई है। अब बहुत सारे डेफिनेशंस दी गई थी, जैसे कि एडम स्मिथ ने वेल्थ की डेफिनेशन दी, एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर की डेफिनेशन दी, लॉयन रॉबिन्स ने स्कार्सिटी की डेफिनेशन दी और सिमन्स ने ग्रोथ की डेफिनेशन दी। अब वेल्थ में क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। बट ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर वेल्थ की बात करें तो वो होता है मनी, पैसा। लेकिन इकोनॉमिक्स में वेल्थ को रेफर किया गया उन गुड्स से जो ह्यूमन की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस, हमने यूटिलिटी का पढ़ा था वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, उसको हम यूटिलिटी कहते थे। तो एक तरह से वेल्थ यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ में क्या कहा गया कि इकोनॉमिक्स में नॉर्मली तो वेल्थ बोल रहे हैं मनी से रिलेटेड होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब है कि ये वो गुड्स हैं जो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन की वॉन्ट्स को। फिर आता है वेलफेयर। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। तो इसलिए कहता है कि मेनली क्या कह रहा है कि वो कह रहे हैं स्टडी ऑफ मैन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में ये करता है। वेलफेयर क्या बताता है कि कैसे एक पर्सन को, एक ह्यूमन बीइंग को उसकी इनकम मिल रही है और वो कैसे उसको यूटिलाइज कर रहा है, मतलब कैसे इनकम मिलकर उसको वो कंजम्पशन कर रहा है या सेव कर रहा है, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में नहीं पढ़ेंगे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। क्या, जब आप कंजम्पशन फंक्शन वगैरह ये सब कुछ आपका आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी, ठीक है। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक्स आपका 11th का है वो आपका बेस है फॉर द 12th क्लास। जब तक 11th का इकोनॉमिक्स समझोगे नहीं, कंसेप्ट्स को नहीं समझोगे, तब तक 12th का अच्छे से समझ नहीं आएगा। ये बात को याद रखनी है आपने। फिर कहते हैं कि दस इट इज ऑन द वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑन द अनदर। ये कहते हैं कि एक साइड तो कह रहे हैं स्टडी ऑफ वेल्थ करो और दूसरी साइड कह रहे हैं कि मोर इंपॉर्टेंट साइड है अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन। अकॉर्डिंग टू मार्शल कहते हैं कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है और एंड ऑफ इकोनॉमिक्स है वो क्या है, प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, जो कि एक पार्ट है ह्यूमन के वेलफेयर का। इसी के कारण इन्होंने शिफ्ट कर दिया एम्फेसिस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। इन्होंने वेल्थ नहीं करा, इन्होंने कहा वेल्थ भैया बेकार है, वेल्थ तो कह रहा है कि ह्यूमन की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमने कहा ह्यूमन के वेलफेयर को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ना कि सिर्फ ह्यूमन के वेल्थ को, ठीक है। फिर कहते हैं स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी में कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लायन रॉबिन्स कहता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर हैज अ रिलेशनशिप बिटवीन ends and scarce means which have alternative uses। अब यहाँ पे ends of economics का मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक्स का खत्म हो गया, नहीं, ends मतलब है यहाँ पर आपके कि यू कैन से आपकी जो वॉन्ट है, क्या कहा मैंने, वॉन्ट्स है, वो चीज़ आ रही है एंड्स की, मतलब ठीक है, जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू ये कहते थे कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट। जो स्टडी करता है, क्या, जो कन्फ्रंट करता है, जो सामना करता है, किस चीज़ का सामना करता है, दो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। किसका सामना करता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का, है ना। कैसे हम जो हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं और जो हमें अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा पाएँ, तो वो किस में, स्कार्सिटी में है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, मैंने कहा भैया देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हर कोई परफॉर्म करता है। अब हमने ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो क्या करती हैं, वो परफॉर्म या डन की जाती है टू अर्न लिविंग। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो तरह की होती है, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक। भैया इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक क्या मतलब, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपने बताया, नॉन इकोनॉमिक क्या बोल रहे हो आप। भैया देखो एक्टिविटीज़ बेसिकली दो तरह की होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो मैंने आपको बता दिया, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब तो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है, अभी मेरी कोई अर्निंग नहीं हो रही है, तो आई एम डूइंग इट फॉर, तो ये एक्टिविटी एक तरह से मेरी क्या कहलाएगी, नॉन इकोनॉमिक कहलाएगी। बट इफ़ माई अर्निंग इज स्टार्टेड ऑन दिस यूट्यूब चैनल और यू कैन से कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ऑफलाइन, ठीक है, टू विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, तो वो मेरे लिए इकोनॉमिक कहलाएगी। लेकिन अगर मेरा यहीं पे भाई आ जाए, कोई छोटा भाई है जो 11th 12th में है, ठीक है, अगर मैं उसको पढ़ा रहा हूँ तो विद लव अफेक्शन पढ़ा रहा हूँ, उसको कोई चार्ज नहीं कर रहा, तो वो मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स के ना 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स आते हैं। पहला आता है कंजम्पशन, फिर आता है प्रोडक्शन, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कंजम्पशन प्रोडक्शन पता है, कंजम्पशन वो होता है जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, व्हेन अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग समथिंग दैट इज नोन एज कंजम्पशन। प्रोडक्शन मींस व्हेन अ प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, जब प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे कहते हैं कंजम्पशन में क्या कहते हैं कि एज कंज्यूमर पीपल हैड लिमिटेड मीन्स, मतलब उनके पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है, लेकिन उनकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे एक स्टडी करनी चाहिए ह्यूमन के बिहेवियर की, कि जिसमें कंज्यूमर और बिहेवियर्स जो है डिफरेंट गुड्स के, उनकी वॉन्ट्स की सेटिस्फैक्शन हो सके।
अब अगर हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे कि अगर हमारा, जैसे कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड, जो बताता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड लोगों की कम होती है, बढ़ती है, या अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड अगर कम हो रही है तो लोगों का कंजम्पशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या वो सेव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अगर यहाँ पे बात करूँ प्राइस और सप्लाई की, वो तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, तो वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ कौन देखता है यहाँ पर, हमारा इकोनॉमिक्स देखता है। फिर कहते हैं प्रोडक्शन में कहते हैं प्रोड्यूसर हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और उसको देखना पड़ेगा, प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज, उसको देखना पड़ेगा कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को बोले ताकि वो उन इनपुट्स को अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगा सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके विद द मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम खर्चा हो और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न उसको मिले। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ के आ चुके हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। अब कहता है कि फॉर द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर वी हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। अब जैसे जैसे हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी वैसे वैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए हमने क्या करा, इसको हमने एक्सप्लेन किया प्रोडक्शन थ्योरी में, जहाँ पे आपने प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न फैक्टर पढ़ा है, वो आपका प्रोडक्शन में आ गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हैं, यहाँ पे 4 फैक्टर प्रोडक्शन होता है, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है वेजेस, लैंड को मिलता है रेंट, वेजेस कहाँ से आ गया यार, हट जा यार, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ पे कह रहा है इकॉनमी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उनको क्या क्या मिलता है वो बता दिया, ठीक है। और फिर ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड वी कैन स्टडी दिस इन द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, और जो कि आप आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, ठीक है। फिर अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बेसिक टर्म्स के बाद कंजम्पशन आपको बता दिया कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। कंज्यूमर करते एक ऐसा पर्सन होता है जो कंज्यूम करता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स वांट्स। प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करता है प्रोडक्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ processing the raw inputs into the useful things. Here we can say it is a process of adding utility value to the product. ये आप ऑलरेडी प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स फैक्टर में पढ़ चुके हैं। सेविंग इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। सेविंग क्या होता है कि जब हम हमारी इनकम आ रही है, अगर हमारे पास इनकम आ रही है भैया 10,000 की, 10,000 में से हम 2,000 क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और 8,000 हमारा क्या हो रहा है, फिर वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। तो 8,000 हम कंज्यूम नहीं करें तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, हमारा सेविंग आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब भी कोई यू कैन से इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मैंने एक बिजनेस सेटअप किया। अब बिजनेस सेटअप में मेरे को मशीनरी चाहिए, तो मैंने मशीनरीज लाने के लिए मैंने क्या करा, पैसा लगाया, वो जो खर्चा हुआ मेरा उसको मैंने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट कहा। अब अगर हम अंग्रेजी की भाषा में बोले तो इट इज़ एन एक्सपेंडिचर, जो कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, किस चीज़ के ऊपर, परचेज करने के लिए सच एसेट्स को, जो उसकी इनकम को जनरेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, अब स्टैटिस्टिक्स जैसे पढ़ के आ रहे हैं तो यहाँ पर एक और टर्म दे दी इसने कि इट मीन्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, ठीक है। हमारे पास 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, ये तो मैंने पता ही रखा है, ठीक है ना। फिर आए स्टेजेस और टूल्स इन स्टैटिस्टिकल स्टडी। अब भैया स्टैटिस्टिकल डेटा को स्टडी कैसे करें, हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे स्टडी करें, तो यहाँ पर 5 स्टेजेस आती है। कितनी आती है भैया, 5 स्टेजेस। सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले आप क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो। अब कलेक्ट कैसे करते हो, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, फिर उसको चेक करते हो विद स्टैटिस्टिकल टूल्स, जैसे सेंसस टेक्निक है या सैम्पल टेक्निक है, इन सब चीज़ों से। फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, एरे ऑफ डेटा की फॉर्म में टैली बार्स बनाते हो, ठीक है। फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी बहुत तरह का होता है कि टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, या फिर हमने ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये बनाया, पाई चार्ट बनाया, बार डायग्राम बनाए, हिस्टोग्राम बनाया। डायग्राम्स में आ गया आपका हिस्टोग्राम, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, या आपका अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, ये सब कुछ किस में आ जाता है, आपका प्रेजेंटेशन। फिर आप क्या करते हो, उस डेटा को एनालाइज करते हो, परसेंटेज की फॉर्म में एवरेजेस निकालते हो, कोरिलेशन निकालते हो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालते हो, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हो, उसका इंटरप्रिटेशन करते हो। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि उसके जो परसेंटेज है उसके मैग्नीट्यूड को निकालते हो, एवरेज इज अ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स निकालते हो आप। बात समझ में। अब आप 4th और 5th स्टेज ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज़ की, लेकिन आपको हमेशा ऐसे नहीं चलना है, वो आपका सिलेबस इजी रहे आपको, उसके लिए मैंने वैसे कराया। लेकिन सबसे पहले आप हमारे 3 स्टेजेस रहते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्लियर। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एज अ प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्लूरल में कहते हैं कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स,
या न्यूमेरिकल डेटा जैसे कि पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें। स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस में कहते हैं कि ये रेफर करता है टू द टेक्निक और मेथड्स जो कि रिलेट होता है टू द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स को एज अ सिंगुलर सेंस पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा होता है। क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है जो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे इनकम, एक्सपेंडिचर, इनकम जो होती है वो हमारी क्या हुई, 1000, 2000, ये सब कुछ होता है। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होता है, डेटा विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, जो क्वालिटेटिव होता है। जैसे कि ब्यूटी विच कैन नॉट बी रैंक्ड, ब्यूटी को हम रैंक नहीं कर सकते कि भैया इसकी ब्यूटी ये है, उसकी ब्यूटी वो है, ठीक है ना। अब फीचर्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्टैटिस्टिक्स की इन प्लूरल सेंस और न्यूमेरिकल और एज अ न्यूमेरिकल डेटा, तो वो क्या कहता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में कहता है कि एक सिंगल नंबर जो है वो कंस्टिट्यूट नहीं करता स्टैटिस्टिक्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हम उस चीज़ से। ओनली एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स को हम ओनली एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो कि कंपेयर किए जा सकते हैं और उनसे कंक्लूजन निकाला जा सकता है। जैसे कि 1000 स्टूडेंट्स है कॉलेज के अंदर, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। लेकिन हम लिखते 300 स्टूडेंट्स है आर्ट्स के अंदर, 400 है कॉमर्स के अंदर, 200 है साइंस के अंदर, तो इसको हम एक यू कैन से एक स्टैटिस्टिकल सेंस दे रहा है और एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हमने क्या कहा, एग्रीगेट ऑफ ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी की स्टैटिस्टिक्स की इन अ प्लूरल सेंस। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है नंबर्स के टर्म्स में, यानी क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट जैसे बिग और स्मॉल, रिच और पुअर, इसकी फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उसको हम सबसे पहले न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इरफान पटेल इज टॉल एंड सचिन इज शॉर्ट, तो इससे कोई स्टैटिस्टिकल सेंस नहीं बन रही, इससे कोई सेंस नहीं बन रही जब तक हम उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं करते। जैसे हमने कहा यहाँ पे कहा कि सचिन जो है वो 5.4 फीट है और इरफान 6 फीट 2 इंचज़ है, ठीक है ना, ये 6.2 फीट है, तो ये बोला, तो तब एक यहाँ पे सेंस बन रही है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉजेज, स्टैटिस्टिक्स जो है वो अफेक्ट नहीं करा जाता बाय अ सिंगल फैक्टर, बट वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि 30% राइज हो जाए प्राइस के अंदर, वो सिर्फ उस वजह से नहीं है कि यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे रिडक्शन हो गया या सप्लाई ऑफ शॉर्टेज ऑफ पावर हो गया या राइज इन वेजेस हो गया, ये सब चीज़ें। रीजनेबल एक्यूरेसी, रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो देखी जाती है जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। एक्यूरेसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं डेटा की, उसके नेचर की देख रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी देख रहे हैं, रिसोर्स की साइज देख रहे हैं, क्या रिसोर्स का अवेलेबल है। फिर आता है प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, सच न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो है वो अलॉन, सच न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन अलॉन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स अनलेस इट इज म्यूचुअली रिलेटेड और कंपेरेबल। मतलब क्या है, कह रहे हैं कि राम जो है वो 40 साल का है, मोरन कहता है कि वो 5 फीट 6 इंच का है, सोहम कहता है उसका 60 किलो वेट है। तो ये कोई स्टैटिस्टिक्स तो बेसिकली हम कहेंगे कि स्टैटिस्टिकल डेटा है, लेकिन ये एक यू कैन से कि एक रिलेशन नहीं बता रहा, हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अब भैया या तो ये करे, राम 40 साल का, तो मोहन और सोहन की भी एज बताए। अब मोहन की हाइट बता रहे तो या तो राम और सोहन की भी हाइट बताए। अब सोहम का वेट बता रहे तो या तो राम और मोहन का भी वेट बताए, तब जाके स्टैटिस्टिकल सेंस बनेगी यहाँ पर। फिर कहते हैं प्री डिटरमाइंड पर्पसेस, स्टैटिस्टिक्स को हम कलेक्ट करते हैं विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, ये प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव से कलेक्ट किया जाता है। जब हम इंडेक्स नंबर करते हैं, हमने कहा था इंडेक्स नंबर भी एक ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू किया जाता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए विदाउट प्री डिटरमाइंड पर्पस, वो क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, ना कि स्टैटिस्टिक्स है। एग्जाम्पल के डेटा रिलेटिंग टू द फार्मर्स ऑफ द विलेज इज कलेक्टेड विद सम डिटरमाइंड पर्पस मे बी टू नो देयर इकोनॉमिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग देम। फिर कहते हैं एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है बाय एन्यूमरेशन और उसको एस्टिमेट किया जा सकता है। अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वास्ट है तो हम एस्टिमेशन मेथड यूज करेंगे। इन रैली फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं, इन रैली एड्रेस बाय प्राइम मिनिस्टर, एस्टिमेशन मेथड इज यूज टू नो हाउ मेनी पीपल अटेंडिंग द रैली। अब सब कुछ इतना बड़ा डेटा है भाई, कैसे कलेक्ट वो करेंगे, नहीं कर सकते, तो एक एस्टिमेशन लगाया जाएगा, ठीक है ना। अगर इफ यू वांट टू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड वी गो बाय एन्यूमरेशन, अगर हम एक क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखें तो हम एन्यूमरेशन करेंगे, ना कि एस्टिमेशन करेंगे। क्लियर है बस। फिर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, कहते हैं स्टैटिस्टिक्स को ना हम कलेक्ट करेंगे सिस्टमैटिक मैनर में। मतलब पहले क्या होगा, दैट इज प्लान्ड वुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर कलेक्टिंग दैम, एक प्लानिंग की जाएगी बिफोर कलेक्टिंग द डेटा। अब एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर हम क्या करते हैं, स्टाफ को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब स्टाफ लाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं हम, पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हम स्टाफ लाते हैं, स्टाफिंग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम स्टाफ को बताते हैं कि तुम्हें ये काम करना, डायरेक्ट करते हैं। फिर हम ये उनको मॉनिटर करते हैं, यानी कंट्रोलिंग करते हैं। तो एक यहाँ पर किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें एक मैनेजमेंट होनी चाहिए, एक प्रॉपर। तो मैनेजमेंट की प्रोसेस को हम करते हैं, जिसको हमने क्या कहा था, प्लानिंग,
अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग, ये आप 12th में पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, जो कॉमर्स वाले हैं, ठीक है ना, वो बिजनेस में पढ़ेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ एक तरह से कि अगर हमें किसी भी डेटा को इंटरप्रेटेट करना है तो हमें उसी की तरह चलना पड़ेगा जैसे बिजनेसेस चलते हैं। जैसे बिजनेस एक तरह से एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफ करते हैं, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, फिर प्रेजेंट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, फिर इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी उस चीज़ की। तो ये बात समझ में आ रही है। तो कलेक्ट किया जाता है सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, ठीक है ना। फिर स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे आता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले नेचर की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट और साइंस। बात आती है, क्वेश्चन आता है कि स्टैटिस्टिक्स आर्ट है या साइंस है। हमने कहा दोनों है भैया। जैसे हमने कहा कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज बोथ, इट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। Management is science as well as art. You will study it in commerce background. If you are in a commerce background, if you are a student of commerce background, you will study that in the business studies. कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, साइंस है। अब हमने कहा वैसे ही स्टैटिस्टिक्स भी क्या है, मैनेजमेंट का एक प्रोसेस हो रहा था, वैसे ही हमने कहा स्टैटिस्टिक्स का भी एक प्रोसेस चल रहा है। तो हमने कहा स्टैटिस्टिक्स भी एक आर्ट और साइंस है, कला है। तो यहाँ पर बात आती है कि साइंस और आर्ट कैसे है। अभी यहाँ पर तुम इस पे मत जाना, अभी इस पे मत जाओ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। सिंपल यहाँ हो कि एज अ साइंस स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल डेटा को स्टडी करते हैं साइंटिफिक और एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, जबकि आर्ट में कहता है कि ये रिलेट करता है टू द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड इसको स्टडी करता है, ठीक है ना। बेसिकली क्या हुआ है भैया, ये ना ऊपर ये जो टेबल है ये आपके नीचे आनी थी, ये ऊपर चली गई है, ठीक है। तो फिर ये कहता है बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा वी आर एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मच बेटर देन द अदरवाइज। Thus, the problem of unemployment in India is more meaningful analyzed when the size of unemployment is supported with the quantitative data. जब हम किसी भी डेटा को एक टेबल की फॉर्म में करते हैं या किसी ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहता है रेदर दैन कि अगर उसको हम एक लाइन की फॉर्म में या एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर दो तरह का होता है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली वो मैथड होता है जो यूज़ किया जाता है कलेक्शन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए और एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए। जबकि इन्फ्लुएंशियल मैथड वो होते हैं जिनसे हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सैंपल। दिस यू विल स्टडी इन द चैप्टर नंबर 3 जहाँ पे आप सेंसस एंड सैंपल मैथड पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में कहता है, इसमें कहता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर ऑफ कोरिलेशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीन मॉड मीडियन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन आपका है नहीं, वैसे तो बुक में ही नहीं है, रिग्रेशन आप हाई लेवल पे पढ़ते हैं, और डिस्पर्शन आपके सिलेबस से कट हो गया तो वो चीज़, ठीक है। और ये कहता है द टर्म यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स और यूनिट्स रिलेटिंग टू एनी सब्जेक्ट। एग्रीगेट होता है टोटल, एग्रीगेट होता है टोटल। कहते हैं कि अगर क्लास टीचर को एस्टिमेट करना है एवरेज वेट ऑफ योर एंटायर क्लास, तो वो किसके बेसिस पे करके एवरेज वेट पे देखे। किसी भी ओनली एक सैम्पल ले लेकिन मतलब एक पूरी क्लास है भैया, अगर उसमें ये सारे बच्चे हैं, ठीक है, किसी का कुछ वेट है, किसी का कुछ वेट है, उसने एक बच्चा ले लिया, एक मीडियम साइज का बच्चा ले लिया, उसके बेसिस पे सबके वेट्स को क्या कर देगी, वो एस्टिमेट कर लेगी कि भैया इसका इतना वेट होगा। अगर इस एक बच्चे का पूछ लिया, अब बेटा देखो यहाँ पर क्या होता है ना, कंसेप्ट आएगा आपका, ये देखो पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन और सैम्पल का, ये पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से मैंने यहाँ से क्या ले लिया, ये सैंपल ले लिया मैंने, ये वाला एरिया, ये तरह सा मैंने क्या ले लिया, ये कलेक्ट कर लिया, ये सैंपल के रूप में मैंने ले लिया ताकि मैं इन सब की चीज़ को एस्टिमेट कर सकूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आता है आपका सैंपल और पॉपुलेशन। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करता है, क्वालिटेटिव फैक्ट्स को नहीं स्टडी करता, जैसे हेल्प या नेचर। स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, मतलब टोटल देखता है, ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स नॉट द फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर। सबको लेके चलता है, एक किसी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन को लेके इंडिविजुअली नहीं लेके चलता। जैसे कि तुम्हें 400 मार्क्स मिले तो इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लेकिन अगर तुम बोलो कि तुमने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे अपनी क्लास में तो इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर इन योर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फिर कहता है होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड आर एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। कहते हैं फॉर कंपैरिजन पर्पसेस अब स्टैटिस्टिक्स भी जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए क्वालिटी में। डाइवर्स क्वालिटी ऑफ डेटा को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जैसे क्लोथ है वो मेजर किया जाता है वेट मीटर्स में, जबकि फूड ग्रेन किस में किया जाता है, टन में। इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों की यूनिट्स डिफरेंट है। इन डाइवर्स क्वालिटी ऑफ गुड्स को हम मेजर नहीं कर सकते ढंग से।
जो रिजल्ट्स होते हैं वो ट्रू होते हैं ओनली ऑन एन एवरेज बेसिस। एवरेज बेसिस पे क्या होता है, वो ट्रू होते हैं। बहुत सारी स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स जो है वो कहते हैं कि ब्रेड टेंडेंसीज, ओनली द ब्रेड टेंडेंसीज, मतलब वो एक्सप्रेस करते हैं ब्रेड टेंडेंसीज को, मतलब कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो एरर फ्री नहीं होनी चाहिए। दे आर वैलिड अंडर सर्टेन कंडीशंस। स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो एरर फ्री नहीं होती हैं, वो वैलिड करते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर, सर्टेन कंडीशंस के अंदर। जैसे मैंने कहा कि पर कैपिटा इंडिया के अंदर 50,000 पर एनम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पर एनम इज अर्निंग इज 50,000 पर एनम, इट मे बी मोर और लेस। विदाउट रेफरेंसेस रिजल्ट्स मे बी प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर हमें कंक्लूजन पे जाना है तो हमें सर्कमस्टांसेस को, कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा ताकि हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, अदरवाइज वो तो हम गलत प्रूफ कर देंगे। जैसे मैंने कहा प्रॉफिट और लॉस जो है 3 साल का कंपनी ए का है 1,000, 2,000 और 3,000, और यही कंपनी बी का है 3,000, 2,000, 1,000। अगर हम एवरेज करें इन दोनों का प्रॉफिट का तो वो दोनों 60th द बिजनेस कम्स टू बी 2,000, 2,000 आएगा इन दोनों का एवरेज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इससे ये तो नहीं पता चला कि इकोनॉमिक स्टेटस क्या चला उनका। अब भैया अगर हम एक जगह देखें तो कंपनी ए ने एक तरह से ग्रोथ करी, लेकिन कंपनी बी ने क्या करी, ग्रोथ नहीं करी है। कंपनी प्रॉफिट ए कंपनी का, अगर प्रॉफिट की बात करें तो ए कंपनी का 1,000 से 2,000 हुआ, फिर 2,000 से 3,000 हुआ। ऐसी बी का 3,000 से 2,000 हुआ, फिर 2,000 से 1,000 हुआ। लेकिन अगर लॉस की बात करें तो इसका अपोजिट केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ए का लॉस बढ़ता गया, कंपनी बी का लॉस गिरता गया। बात समझ में आई है? अब एक बात सोचो कि यहाँ पे बात चल रही है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो देयर इज अ कॉल, आई हैव टू पिक दैट। ओके, यहाँ पे मैं बात ये कर रहा था कि जैसे इसने बोला कि अगर कोई बच्चा एक है, विनय है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया, ठीक है। विनय ने कहा कि ए के जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ रहे हैं और बी के फॉल हो रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं तो कहता हूँ भैया ए के तो हमारे ए के भैया लॉस बढ़ रहा है और प्रॉफिट गिर रहा है, और बी का लॉस गिर रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। मैं ये कहूँगा, मैं तो प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो लॉस की बात करूँगा कि ए का लॉस बढ़ रहा है, बी का कम हो रहा है। मैं क्यों बात करूँ प्रॉफिट की? तो अलग इंटरप्रिटेशन हुई, तो हमें एक रेफरेंस देना पड़ेगा, एक वो देना पड़ेगा, सर्कमस्टेंस या कंडीशन देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। फिर कहते हैं स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट, जिनको आता है, स्पेशल नॉलेज है, तो उनको वो कर सकते हैं। अब ये थोड़ी है कि एक अनपढ़ गवार को दे दोगे तुम कि ये करके दिखा दे, वो करके थोड़ी दिखा देगा। जैसे कि मेडिसिन की दुकान है, अगर आपकी एक केमिस्ट की शॉप पे जाते हो, क्या आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, क्या डॉक्टर बन सकते हो? वो अलग बात है, अगर आप PhD कर लो तो डॉक्टर बन जाओगे, वो अलग बात है। नहीं, उसके अलग कह रहा हूँ मैं, नहीं बन सकते। तो ये चीज़ होगी। प्रॉन टू मिसयूज बोलेंगे हम तो, मिसयूज नहीं बोलेंगे, मिसयूज बोलेंगे हम तो। स्टैटिस्टिक्स जो है वो सपोर्ट यूज किए जाते हैं टू सपोर्ट अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। हमने कहा भैया ये एक कंडीशन है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया ये तो गलत है, कुछ कह रहे हैं ट्रू है। मैंने कहा भैया इसको तो मेरे को फॉल्स प्रूफ करना है, बट मैं तो इसको नहीं, सॉरी, मैंने कहा कि मेरे को इसको ट्रू प्रूफ करना है, जबकि वो गलत है। तो एक प्री डिटरमाइंड या प्री ड्रॉन कंक्लूजन पे जाने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है, जबकि वो स्टेटमेंट या वो जो कंडीशन है वो आपकी गलत हो तो भी। इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स के अंदर? पहला, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हेल्प करता है ये, ठीक है। क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में डेटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। इंटरसेक्टोरल इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन करने में मदद करता है। मतलब क्या है कि कंपैरिजन कर सकते हैं हम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के अंदर, जो कि पॉसिबल होते हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन करके फॉर द डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। दूसरा कहता है इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन का मतलब होता है कि यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड के अंदर क्या चेंज आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फिर कहता है वर्किंग आउट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब रेमेडीज भी सजेस्ट करता है। अगर हमें रेमेडीज देखनी है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, उसका डायग्नोस करना पड़ेगा, तभी हम उसका निकाल पाएंगे क्या सॉल्यूशन। अब डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाओगे, क्या बिना उसको बताओगे कि भैया मेरे को बुखार है या मेरे को कुछ हुआ है या क्या हो रहा है, वो सीधे तुम्हें दवाइयाँ उठा के दे देगा। अरे भाई तू आया, अच्छा मेरे को पता चलेगा तेरे को क्या है, तू वहीं पे मैं तुमको दवाई दे रहा हूँ, ये थोड़ी कहता है डॉक्टर। डॉक्टर कहता है आओ बैठो भैया, हाँ बताओ क्या हुआ, अच्छा खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, फिर वो टेम्परेचर चेक करता है, अच्छा भैया बुखार है, फिर तो उसको उसके अकॉर्डिंग दवाई देता है। तो इसी वे में स्टैटिस्टिक्स भी काम करता है, ठीक है।
कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। भैया इकोनॉमिक मॉडल सुनते ही मेरा दिमाग सटक जाता है, क्योंकि हमने इकोनॉमिक मॉडल्स बहुत पढ़े हैं अपने बैचलर्स में। तो मेरा इकोनॉमिक मॉडल्स देखते ही मेरे को एक सब्जेक्ट याद आ जाता है, इकोनोमेट्रिक्स, जिसमें हम इकोनोमेट्रिक्स में हम मैथ्स की बात करते हैं, स्टैट्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो अभी हम उसको छोड़ते हैं, अभी हम स्टैटिस्टिक्स पे रहते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, मतलब अगर हमें इकोनॉमिक मॉडल्स को बनाना है तो हमें स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इकोनॉमिक थ्योरी को कैसे अगर हमें इकोनॉमिक थ्योरी बनानी है, उसको एस्टैब्लिश करना है, तो हमें यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा बिटवीन दी स्टैटिस्टिकल डेटा, जो कि कंक्लूजन देंगे। जैसे कि यहाँ पे प्राइस और डिमांड है, अगर हम देखें प्राइस एंड डिमांड को, तो प्राइस बढ़े तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। अब इसको हम प्रूव कर सकते हैं स्टैटिस्टिकली, न्यूमेरिकली, दैट्स द मेन फैक्ट। क्लियर है ये बात। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। भैया ये सारी चीज़ें वही आ रही हैं जो आपके इकोनोमेट्रिक्स में हम पढ़ के आ चुके हैं। वैसे तो आपने तो पढ़ा नहीं है, वैसे फिर भी वही बात है, वैसे बता रहा हूँ मैं। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग क्या होता है, इकोनॉमिस्ट जो होता है वो फोरकास्ट करने में हेल्प करते हैं, स्टडीज़ करने में हेल्प करते हैं, स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ को, ताकि फ्यूचर के जो भी हमारे कि हमने मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या इकोनॉमिक फॉल होएगा, जैसे हमने इंडेक्स नंबर में पढ़ा इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, बढ़ रहे हैं या क्या हो रहे हैं, उसके बारे में बताता है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो फॉर्मुलेशन जो है पॉलिसीज़ की वो हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ये लाता है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 होता है फिनिश। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सॉरी लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी है, तो लाइक करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स। इज इट क्लियर? चलिए, तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट डाउन कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाय बाय एवरीबॉडी।